हम्म, हिल गया। नमस्कार। 11 सेकंड बीत गए हैं क्योंकि कैमरा कुछ इस तरह से हिल गया है कि खाली मेरी थोड़ी सी शक्ल दिखाई पड़ रही है। मैं सोच रही थी कैमरा कुछ ठीक कर लूँ, लेकिन ये तो मेरा सवाल, मेरा वो ही नहीं सुन रहा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हिलेगा कैमरा इस समय और उसके बाद हम लोग ठीक हो जाएंगे। आज फिर से मैंने चेखव की कहानी उठाई है। पिछली बार भी आप लोगों ने सुनी थी और ये कहानी भी मैंने नया ज्ञानोदय के उसी अंक से लिया है जिससे पिछली बार लिया था। और इस कहानी का शीर्षक है अनोखा रोमांस। प्रेम और रोमांस के बारे में जब चेखव बात करते हैं, इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बातें और एक पूरा जीवन गोया रच देते हैं। वो जीवन ही नहीं, वो उस समय को और अपने संसार को भी रच देते हैं। इस मायने में चेखव अप्रतिम है और इसीलिए उन्हें कहानियों को कहानीकार और श्रेष्ठ कहानीकार कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं अनोखा रोमांस। हम लोग चल पड़ते हैं रूस के उस हिस्से में जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास में है। और समझिए कि 19वीं सदी के ये उत्तरार्ध का समय है जबकि चेखव उस कहानी को रच रहे हैं, क्योंकि उससे पहले की वो कहानी हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि आखिरी दशक की ही कहानी हो। और कितनी हरियाली, कितनी खूबसूरती, जगह जगह झरने और तालाब। ऐसी एक जंगल के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं संगीतकार स्मिथ कोव के साथ। स्मिथ को डबल बास बजाते हैं और वैसे तो आप लोग सब बहुत जानते हैं, लेकिन मैं उसको बारे में श्योर होना चाहती थी, तो मैंने डबल बास की एक फ़ोटो निकाल ही ली और आप लोगों को दिखाऊं कि ये है डबल बास। जो ये बंदा बहुत बड़ी सी एक वो लेकर के बैठा है, इसको कहते हैं डबल बास। और आप वो कीजिए कि ये खुद ये बंदा स्मिथ कोव नहीं है, ये कोई और है। ये स्मिथ कोव नहीं है। अब जरा सा ज़्यादा अच्छी तरह से संभवतः दिखाई पड़े आप लोगों को। तो ये जो बाजा है इसको बोलते हैं डबल बास। ये बहुत बड़ा बाजा होता है और इसको लोग ज़मीन पर रख करके या किसी चीज़ में रख करके बजाते हैं। और बाजा बजता भी बेहद शानदार है। चलिए उसको भी सुन लेते हैं हम लोग, अगर हमारी ये वो करता है तो। इस तरह की कुछ आवाज़ के साथ सुनता है। ये भी स्मिथ कोव नहीं बजा रहा है, न स्मिथ कोव वो बजा रहा है जैसे कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ डबल बास बजाने वाला व्यक्ति है। तो स्मिथ को अपने कंधे पर एक केस में बहुत बड़ा डबल बास रखे हुए चला जा रहा है जंगल के रास्ते। कहाँ जा रहा है? क्योंकि आज शाम को राजकुमार बिबुलोव जो है उनके घर में एक सगाई की पार्टी है जिसमें कि वो बाजा बजाएगा और भी कई संगीतकार आएंगे, बजाएंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे और कुछ पुरस्कार भी पाएंगे। तो चला जा रहा है वो और सामने देखता है एक खूबसूरत ताल जिसके नीले जल में से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उस नीले जल के नीचे भी सतह को देख सकते हैं। इतना स्वच्छ खूबसूरत ताल, उसके अंदर जल पुष्प इसकी छाया पड़ रही है और सुंदर, यही अपना अप्रैल मई का समय है जबकि खूब फूलों से लदा हुआ है। इतनी देर से चल रहा है वो, थोड़ी गर्मी भी लग रही है। तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जाऊं और इस तालाब में थोड़ा सा नहा लूं, थोड़ा सा तैर लूं, फ्रेश हो जाऊंगा। वैसे भी वहाँ जाना है भाई, महल जाना है तो फ्रेश ही जाना चाहिए। तो उसने कपड़े, अपना डबल बास का केस रखा, उसके ऊपर अपने कपड़े उतार के रखे और नंग धड़ंग
तालाब में कूद गया। तालाब में कूद गया और तैरने लगा, खूब अपने आप को फ्रेश करने लगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे, क्योंकि आगे एक बेहद खूबसूरत स्त्री, बहुत ही सुंदर सुकुमार स्त्री लेटी हुई थी। उसके हाथ में उसका मछली की जो बंसी होती है वो थी, और वो आंख मूंद करके पड़ी हुई थी, बंसी को ऐसे पकड़े हुए, जाने सो गई थी या पड़ी हुई थी, सुस्ता रही थी। बेहद सुंदर, उसे लगा जैसे जलपरी है यहाँ तो। आह, क्या बात है। वैसे सच कहूं, हमारा जो स्मिथ ग्रोव है वो दुनिया से बहुत बेजार है। क्यों बेजार है? और खास तौर से स्त्रियों से, क्योंकि उसकी पत्नी उसके एक दोस्त के साथ भाग गई, और जिस दिन वो भागी, समझ लीजिए उसके जीवन से तो सारा सौंदर्य भी चला गया, सारी खुशी, और जो उसका जो एक संगीतकार के जो व्यवहार में एक कोमलता होती है, लोगों से मैत्री करने की बात होती है, वो सब गायब। लेकिन उस स्त्री को देखते ही उसके मन में कोमल भाव जागे। उसको लगा कि कैसी सुंदर महिला है ये, कैसी सुंदर युवती है, जलपरी है, इसकी बात धीरे धीरे जाना चाहिए दबे पैर, क्योंकि जादूगरनियां भी होती हैं जलपरियां, जाने क्या कर दे, कौन जाने उसको बंदी बना दे, और वो राजकुमार बिबुलोव के उसमें जाकर के अपना संगीत ना प्रस्तुत कर सके। धीरे धीरे वो गया, तैरता हुआ, एकदम धीरे से उसने अपने आप को तैराया, एकदम ऐसे वाला नहीं, फ्री स्टाइल में नहीं गया, वो धीरे धीरे ऐसे करके गया, पानी काटता हुआ। और जब गया वहां तो उसने कहा, नहीं, यह जलपरी नहीं, बेहद खूबसूरत एक बहुत यंग लड़की वहाँ आँख मूंदे गोया सो रही है, पड़ी है, और उसके हाथ में बंसी है। वो बहुत देर तक वहीं पानी में अपने आप को बैलेंस करता हुआ, पैरों से बैलेंस कर लेते हैं ना नीचे साइकिल की तरह, जैसे धीरे धीरे आप मारो या कुछ भी करो, धीरे धीरे तैरो, वैसे बैलेंस करता हुआ बहुत देर तक कई कई कोणों से उसको निहारता रहा। और जैसे जैसे निहारता गया, उसके प्रति उसके मन में इतना अपूर्व प्रेम जागा कि क्या कहा जाए। लेकिन अपूर्व प्रेम जागना और करना तो दो बातें हैं, जाने कौन है ये, कोई जादूगरनी हो, जाने क्या है क्या नहीं। फिर जैसे ही सूरज की थोड़ी सी छाया से दिखाई पड़ी, वो एकदम चौंका। उसने कहा, यहाँ तो भैया सूरज इतना ऊपर चढ़ गया, शाम होने वाली है, और मैं यहाँ पर बैठ करके इस रूपसी को निहार रहा हूँ। तो वो पलट पड़ा, उसने कहा, जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन फिर वो ठिठक गया। उसने कहा कि यहाँ इसको देखा, इस खूबसूरत औरत को, इसको पता तो होना चाहिए कि किसी ने इसकी सौंदर्य को निहारा है, किसी ने इसकी प्रशंसा की, इसे भी तो मालूम होना चाहिए। वो तैरता हुआ गया किनारे, और जल के जो पुष्प हैं उनके गुच्छे तोड़े, उनको उसमें ही, जब आप तो जानते हैं पानी के आसपास कितने घास वास होते हैं, उसी में उनको एक तरह से पिरो दिया। और पिरो करके उसने सोचा कि मैं अब इसको ना, इसकी जो बंसी है, इसके जो वो है कांटा है, उसके अंदर बांध जाता हूँ इसको, ताकि ये जब उठेगी तो इसे पता चलेगा कि किसी ने इसको इतने प्यार से देखा था। और उसने वो गया, और बंसी काफ़ी हैवी सा हो गया था, तो जैसे ही उसने बंसी को में बांधा, बंसी झुक गया, और वो जो फूल भी पानी के अंदर काफ़ी डूब गया। फिर वो चला गया और बाहर पहुंचा, तो जो उसने देखा, उसकी तो जान ही निकल गई। हाँ? ये क्या हुआ? अरे कोई उसके सारे कपड़े उठा करके चला गया था। थैंक गॉड कि डबल बास वहीं था। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, कहीं से जाकर के रात के अंधेरे में जाऊंगा और अपना बाजा बजाऊंगा, किसी से कपड़े उपड़े मांग लूंगा, क्या करेंगे। अब ले गया। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो अब नंग धड़ंग खड़ा है। उसको इस बात की चिंता थी कि बिबुलोव के राज दरबार में उसको बाजा बजाना है। बहुत सारे वहाँ पर संगीत के प्रेमी आएंगे, उनके बीच अपना सिक्का गाड़ना है कि देखो ऐसा कोई बजा सकता है।
लेकिन अब शर्म भी आ रही थी भाई, नंगा धड़ंग। और एकाएक वो ना बांस परी, डबल बांस परी ऐसे करके बैठ गया। क्यों क्यों बैठ गया, जबकि उसने हिला। अरे भाई, जो रोजीन था उसका, जिसका वो स्ट्रिंग, उसके जो उसमें जब आप बांस बजाते हैं तो धनुष में जो लगाते हैं, धनुष के तार पर एक पदार्थ जो होता है, उसका डिब्बा तो उसकी पैंट की जेब में था और वो उसको लेके चले गए। अब कैसे बजेगा बताइए तो। जब आप उसके धनुष को, बांस के धनुष को आप रोजीन नहीं लगाएंगे, उसको उस तरह से ठीक नहीं करेंगे, तो कैसे ध्वनि निकलेगी, कैसे धुन निकलेगा। वो सर पकड़ करके बैठ गया, हे भगवान अब मैं क्या करूं। वो तो उसको भी ले गए, अब तो बहुत बेकार हो गया। और सर जब पकड़े बैठे हुए, फिर एकाएक उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर भी बैठ करके क्या होगा, यहाँ पर कोई आएगा जाएगा, नंग धड़ंग उसको देखेगा। तो उन्होंने आते समय देख लिया था कि नज़दीक ही पुल है उस तालाब को पार करने का, और उसके नीचे झाड़ियाँ हैं। चलो झाड़ी में जाके छुप करके पुल के नीचे बैठ जाते हैं, और जब शाम होगी, जरा अंधेरा हो जाएगा, तो जरा कपड़े वपड़े ढूंढे जाएंगे। ना बजा सकें लेकिन कम से कम तन तो ढक जाएगा। तो वो जाके छुप के बैठ गया। जब वो बांस उठा करके जा रहा था, अपने कंधे पर रखे हुए नंग धड़ंग वो आदमी, जो अभी अभी ताजा दम होकर के निकला था तालाब से, वैसा लग रहा था कि जैसे कोई देवता चला जा रहा। सुंदर पानी से भीगा हुआ उसका शरीर और कंधे पर उसका डिब्बा, ऐसा लगा उसकी चाल से कि देवता चला जा रहा। खैर वो जाकर के बैठ गया। अब सुनिए आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि जैसे ही सूरज थोड़ा सा मध्यम होना शुरू हुआ, हमारे इस जलपरी, उसकी भी आँख खुली। वैसे जलपरी नहीं है, वो युवती है, लेकिन फिर भी हम उसे खूबसूरत है तो जलपरी कहने में क्या हर्जा है। सोचिए कि जलपरी उठी, उसने इधर उधर देखा, तो उसने देखा कि उसका जो बंसी है वो नीचे डूब रही है। उसने ऐसे उठाने की कोशिश की तो बड़ा भारी, खुश हो गई एकदम। लगता है आज कोई बड़ी मछली फंस गई है, या फिर कहीं अटक गया जब मैं सो रही थी। ओहो अब क्या करूं मैं। उसने बड़ी कोशिश की, नहीं उठाना, तो बस उसने उसको जहाँ लेटी थी उससे उसको बांध दिया और कपड़े तट पर रखे, और वो उसके अंदर से उसने नंग धड़ंग छलांग लगा दी। कोई आसपास देख लिया तो कोई था ही नहीं। उसने कहा जाकर के देखूं क्या है नीचे। जाकर के नीचे देखा तो बड़े खूबसूरत नीले फूलों की एक माला सी बनी हुई उसके उसमें लटकी हुई थी। उसने उस बड़ी मेहनत से उसको खोला और खुश होती हुई, थोड़ी सी शर्माती हुई, थोड़ी सी लजाती हुई, थोड़ी सी गर्वित भी होती हुई कि ओहो तो कोई आ करके हमारा सौंदर्य निहार गया है। तो ले करके ऊपर आई, और उन्होंने जैसे ऊपर आई वैसे उनकी चीख निकल गई, आंखें लज्जा से झुक गई। जलपरी के भी कपड़े लगता है वही उठा ले गया जो स्मिस्कोव के कपड़े उठा के ले गया था। लड़की नंग धड़ंग, क्या करे। फूलों से उसने कुछ ऐसे किया, नीचे की तरफ हाथ रखा, आसपास देखा डर के कि कोई देख तो नहीं रहा। खैर वो तो उसी इलाके की प्राणी थी, उसको तो पता था कि वो पुल के नीचे मतलब झाड़ियाँ हैं। उसने कहा कि मैं जाती हूँ पुल के नीचे झाड़ियों में छुपती हूँ, अब क्या करें। जरा अंधेरा हो तो मतलब उनकी जो दासी है उसको जरा दूर ही रहती है, नज़दीक ही रहती है वो, मतलब जरा सा वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ उनको पकड़ूँ और जा किसी तरह से कपड़े मंगवाऊँ। छुपती छुपाती अपने वक्ष को और अपनी योनि को छिपाती हुई और आँखें ऐसे से करती हुई, शर्म के मारे और डर के मारे कपकपाती सी हुई वो जैसे ही पुल के पास पहुंची, तो उसने देखा कि एक छाती पर खूबसूरत बालों वाला और जिसके बाल खूबसूरत थे और गीले थे, एक मर्द बैठा हुआ है।
डर गई वो, और डर के मारे उसमें मूर्छा सी आ गई कि एक आदमी ने उसको ऐसे देख लिया, एक पुरुष ने उसको ऐसे देख लिया। बैठ गई चुप ऐसे करके, मूर्छा सी, मतलब मूर्छा है तो क्या हुआ, है तो औरत ना, औरत तो मरेंगी भी ना तो वो देख लेंगे कि हम मर कैसे रहे हैं, कहीं हम कहीं से उभाड़े तो नहीं हो रहे मरते हुए। औरतें तो ऐसी होती हैं। अब जो खाली मूर्छा थी, मृत्यु थोड़ी थी, सो वो मतलब वो हो गई। तो स्मिथ को बोला डरो नहीं, मेरे कोई कपड़े लेके चला गया। उसने कहा मेरे साथ भी यही हादसा हुआ। मैं राजकुमारी बिबुलोवा हूँ। बिबुलोवा माने बिबुलोव की बहन। मैं राजकुमारी बिबुलोवा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो भी नंग धड़ंग, ये भी नंग धड़ंग। वो भी नहीं कह सकते कि मैं जाता हूँ और आपके लिए कपड़े ले आता हूँ। ये तो क्या कहेंगे बेचारी, ये तो इंतजार ही कर रही थी कि रात हो तो नज़दीकी जो अगाथा उनकी दासी है उससे बोलेंगी कि कपड़ों का इंतजाम करो। दोनों थोड़ी थोड़ी दूर पर चिप वो करके बैठ गए, झाड़ियों में अपने आप को छुपा करके, इसकी आंखें नीचे, मारे शर्म के, मारे गुस्से के और सब चीज़ के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव कि स्मिस्कोव को ये भी लगा कि क्या ये वही खूबसूरत लड़की थी जिसे मैंने अभी देखा था। यानी ऐसा भाव चेहरे पर। और मैं अगर देखती स्मिस्कोव को तो मैं भी कहती कि ये वही पुरुष है जो देवताओं की तरह जा रहा था। आप भी देखते तो यही कहते, क्योंकि वो भी संकोच में पड़ा हुआ था, उसमें भी गुस्सा था। खैर स्मिस्कोव को एक आइडिया आ गया। उसने कहा राजकुमारी, मैं डबल बास में जाता हूँ और मेरा केस बहुत बड़ा है। ऐसा कीजिए कि आप इस केस में लेट जाइए, मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप इस केस में लेट जाइए तो आप आंखों से के ओंठ में हो जाएंगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो उस केस में लेट करके उसने ढक्कन को अपने ऐसे कर दिया। बेचारी ने बैठ तो सकती नहीं थी, लेट गई ढक्कन को ऐसे करके। और उसके बाद हमारा स्मिथ ये सोच रहा है कि अब शाम को, रात को जब मैं इसको लेके जाऊंगा महल में तो मुझे भारी पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि मैंने राजकुमारी की मर्यादा की रक्षा की है। खुश था। धीरे धीरे शाम हो गई, गहरा गई। आसपास के पेड़ों से और ज़्यादा उसमें गहरापन आ गया, ज़्यादा सांवलापन आ गया। और इतने पेड़ वेड़ थे कि जो चांद की रोशनी थी ना वो वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी। वैसे भी वो पुल के नीचे थे, चांद की रोशनी वहाँ पहुँचती तो कैसे पहुँचती, और झाड़ियों और घास और झाड़ियों के बीच में थे। बहरहाल जैसे ही शाम हुई और इस तरह से हुआ, उसने कुछ पल और इंतज़ार किया और उसके बाद उसने कहा कि राजकुमारी, अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँ और शीघ्र ही हम दौड़ते हम लोग चले जाएंगे राजमहल, जहाँ आप जाकर के सुरक्षित होंगे। राजकुमारी ने अपने आप को कर लिया, ढक्कन बंद हो गया, उसने उसको पीठ पर रखा और चल पड़ा तेजी से ड्रग भरते हुए। अचानक उसे लगा कि कुछ लोग चल रहे हैं आगे आगे उसके, और उनके हाथ में एक पोटली है। 2 लोग थे और उनके हाथ में एक पोटली थी। पोटली देखते ही उसने अपनी आंखें उस पोटली पर गड़ाई और पता चला कि अरे ये तो उनके कपड़े हैं। राजकुमारी के कपड़ों का चमकीलापन और उसके भी अपने मतलब कपड़े अच्छे तो थे ही, आखिरकार वो महल में जा रहा था और संगीतकार था। उसने तुरंत जो केस था डबल बास का केस नीचे रखा और उनके पीछे दौड़ा। अरे दुष्टों, तुमने हमारे कपड़े चुरा लिए, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। और दौड़ा उनके पीछे। बहरहाल वो तो उठाई गिर थे, ये संगीतकार थे। अब बला बताइए, संगीतकार उठाई गिरों से ज्यादा तेज दौड़ सकता है? उनका तो काम ही था लेकर के भागना, झपट करके भाग जाना। और तो उसमें ट्रेंड भी थे, उनको रास्ते भी मालूम थे, इधर उधर होकर के तुरंत भाग गए वो। और ये उनके पीछे पीछे दौड़ रहा, बड़ी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन वो हाथ नहीं आए। हाथ नहीं आए वो, और दौड़ रहा है उसके बावजूद। ये नहीं कि पीछे आए और जो साइड किया वो करे, दौड़े चला जा रहा है।
अब देखिए होनी और भी कैसे हुई। हुआ ये कि भाई राजकुमार बिबुलोव के अगर महल में संगीत की सभा हो और उस मतलब वहाँ सगाई हो और तरह तरह के संगीतकार तो आएंगे ही आएंगे। उसके दो दोस्त, दो अन्य संगीतकार जो जानते थे उसे, अपने स्मिस्कोव को, और उसमें से एक का नाम था संगीतकार मूसोवा। वो चले आ रहे थे, मूसोवा का पैर बास से टकराया। उसने कहा अरे ये तो अपने स्मिस्कोव का डबल बास का केस है, लगता है कि वो उसको लुटेरों ने लूट लिया है, कहीं हत्या ना हो गई हो, क्या करें हम। तो दूसरे दोस्त ने कहा ऐसा करते हैं कि अब इसका डबल बास यहाँ छोड़ेंगे थोड़ी, उठाओ चलो महल में चलते हैं इसको लेकर के, वहाँ वो कर लेंगे, वहीं आएगा ना वो, आखिरकार कहीं से भी तो आना तो उसको वहीं है, यहाँ उसको मिल जाएगा। अगर वो जीवित रहा तो, अरे वो जीवित ही होगा, चलो ले चलें और जल्दी करो हम लोगों को देरी हो रही है। तो उसने एक कंधे पर टांगा मुसोवा ने और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद बोला ये बहुत ही भारी है यार, इतना भारी कैसे उठाऊं मैं। खैर अदल बदल करते हुए वहां पर गए और राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंच करके उन्होंने उसको एक साइड पर टिका दिया, केस को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अब भाई वो तो नीचे छोड़ के भाग गया था, लेकिन वैसे कायदा तो यही ना कि उसे खड़ा करके रखा जाए, आखिरकार उसमें डबल बास है। तो उसको दीवार के सहारे खड़ा करके रख दिया। अब ये सज्जन जो अब उठाई गिरों के पीछे भाग रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि ओहो कहीं उसका दम ना घुट गया हो उस लड़की का, मैं भी उनके पीछे भगा चला जा रहा हूं। सर पकड़ते हुए, बाल खींचते हुए वहां पहुंचे और देखा कि डबल बास केस नहीं है। उन्होंने कहा कि हो ना हो मैं रास्ता भूल गया, यहाँ नहीं रखा होगा, मैंने कहीं और रखा होगा, क्योंकि मैं तो उनके पीछे पीछे भाग रहा था और जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाग रहा था उनके पीछे। पेड़ भी बहुत हैं, वो इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं उस पेड़ के पास उस पगडंडी में घूमता रहा। केस को ना मिलना था तो नहीं ही मिला। एकदम पसीने से नहा गया कि कहाँ आखिर वो कहाँ गया और लड़की का क्या हुआ। वो अरे मतलब उसको रोने से लगा कि मैंने उसको मार दिया, मैंने जलपरी को मार दिया। फिर उसे याद आया कि वो जलपरी नहीं, राजकुमारी बिपुलोवा है। ओहो मैंने राजकुमारी बिपुलोवा को मार दिया। डर भी भय से उसका चेहरा सफेद हो गया। अभी तक जो पसीने छूट रहे थे उसमें फुरफुरी आ गई। राजकुमारी बिपुलोवा को उसने मार दिया, उसका हत्यारा। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन मैं उस केस को ढूंढ के रहूँगा, मैं उससे भागूंगा नहीं, मुझे तो उस केस को ढूंढना ही है। और बड़ी देर तक न ढूंढने पर वो जाके पुल के नीचे बैठ गया। उसने कहा कि अब तो बहुत अंधेरा हो गया है, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, अब मैं सुबह जब रोशनी होगी तो मैं ढूंढूंगा। वो वहाँ बैठा रहा और उसके बाद उसने अपनी उंगलियों से ही डबल बास को उठाया और उससे कुछ धुन निकालनी शुरू कर दी। क्योंकि जो स्ट्रिंग थी, आप तो जानते ही, वो तो उसके अंदर पड़ी थी केस में। वो जो था धनुष तो था ही नहीं, वो तो केस में था। और रोज दिन वो लेके भाग गए थे। बड़ी मार्मिक धुन निकाली रात भर उसने। रोता रहा कि मेरी किस्मत में प्रेम है ही नहीं। अरे उस बीवी भाते और स्त्री के प्रति जो प्रेम आया वो भी देखो जाने कहाँ चली गई। वो रोता रहा। अब महल में क्या हुआ वो भी देखें जरा हम। महल में राजकुमारी की सगाई हो गई थी और जिस व्यक्ति से राजकुमारी की सगाई हुई थी उसका नाम था लाकेज। और लाकेज महल में एक बहुत बड़ा अधिकारी था और उसका एक दोस्त जिसका नाम था काउंट स्कालिकोव, वो उससे बातें करता रहा। और बातें करते करते उसने कहा कि यार आज अगर संगीत का स्मिस्कोव आ जाए तो मजा आ जाए। कहा क्यों? मैं एक बात बताऊं, अरे पिछले साल मैं एक होटल में टिका था जिसके बगल वाले कमरे में संगीत का स्मिस्कोव था और मैं क्या कहूं, उसने फ्रांस लिस्ट
जो हंगेरियन, वही अपना हंगेरियन डबल बास प्लेयर, अरे मशहूर, उसकी रैप्सोडी इस तरह से बजाई कि मैं तो रात भर जागता रहा। अगले दिन जाकर के मैंने तुरंत उससे दोस्ती की और मैंने स्मिस्कोव से वो रैप्सोडी सीखी जो बजा रहा था। अरे छोड़ो यार, फ्रांज लिज्ट और स्मिस्कोव, क्या बात करते हो। अरे नहीं नहीं, वो हंगेरियन है, ये अपना रूसी है। इस आज अगर आ जाए और ये बजा दे तो समझ लो कि पूरे यूरोप में उसकी धूम मच जाएगी। गजब। बात करते करते अपना जो है ये लाकेच, उसकी निगाह पड़ी कि अरे वो देखो दीवार पर, वो स्मिस्कोव का ही वो है डबल बास का केस। मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से, उसने मुझे बताया था। तो काउंट उसका लिखो। अरे यार छोड़ो, तुम कैसी कैसी बातें करते रहते हो, तुम्हें उसका बास डबल बास केस भी याद है? गुरु है वो मेरा, मैंने खूब ध्यान से देखा था। देख लो, नाम भी लिखा हुआ है इस पर, सचमुच में नाम लिखा हुआ था। मैं सुनाता हूं, वो इधर ही उधर होगा, भी आएगा, लेकिन मैं तुम्हें सुनाता हूं कि वो कैसे बजाता है, और वही वाला मैं रैप्सोडी सुनाता हूं तुम्हें। और उसने उस केस को आगे बढ़ाया और उसको खोला। हौलनाक दृश्य था, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। लाकेज वहीं बेहोश होकर के गिर गया, वहीं वहीं। हमारा स्मिस्कोव सुबह उठा, सुबह से रात तक सारी जगहों पर वो अपना डबल बास केस तलाशता रहा। रात की अंधेरे में भूखा प्यासा पसीने से भीगा हुआ वो वहां पर पहुंचता, पुल पर, और वो अपने हाथों को लहूलुहान करता हुआ कोई धुन बजाता। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने बताया, जो वहीं रहता है आसपास, कि जानती है मैडम, वहां के किसान कहते हैं कि रोज रात को एक लंबा तगड़ा लंबे बालों वाला नंग धड़ंग देवता जैसा आदमी निकलता है आज भी, और वो डबल बास केस ढूंढता रहता, जाने सब जगह वो बोलता रहता है कि मेरा डबल बास केस खो गया, किसी ने देखा? आज भी, आज 2022 में भी। और तो और कभी कभी रात को वहां से लोग जब गुजरते हैं तो उन्हें डबल बास की बहुत सुंदर मधुर करुण लगभग रोती चिल्लाती सी आवाज भी सुनाई पड़ती है। मधुर है, करुण है, लेकिन जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। कई बार सुनाई पड़ती रहती है, ध्यान से जाना पड़ता है वहां। हो सकता है आप भी कभी देख लें, हो सकता है आप भी उस तनिक धुन को कभी सुन लें। सुनेंगे ना? मैंने तो जब से जाना है मैं उस ध्वनि को ढूंढ रही हूँ, सुनने की उत्सुकता। शायद प्रेम का पहला क्षण जिसे रोमांस कहते हैं, ऐसा ही होगा।